हेलो एवरीवन, राम राम नमस्कार। कैसे हो भाई सब लोग। आज हम लोग आ चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 4 के ऊपर। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे भाई आयोनाइजेशन एनर्जी को। आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी आखिर होती क्या है और हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर आखिर ये आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे वेरी करती है। मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स हैं लेफ्ट से राइट, कैसे आयोनाइजेशन एनर्जी उनकी वेरी करेगी और अप टू डाउन ऐसे कैसे उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी वेरी करेगी, यही हमें पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे बिल्कुल सिंपल से और पूरा एडवांस लेवल तक हम लोग स्टडी करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। देखो, आयोनाइजेशन प्रोसेस सबसे पहले हम लोग समझते हैं। मान लो कि हमारे पास है सोडियम एलिमेंट, उसके अंदर बीच में एक न्यूक्लियस होगा। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और तीसरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इस तरीके से 11 होता है एटॉमिक नंबर हमारे पास सोडियम का। तो यहाँ पर मैं नीचे लिख देता हूँ सोडियम। अभी इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल बनाने के लिए हमें लास्ट की सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यही होता है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल हमारा क्या होता है, लास्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ गए तो वो एलिमेंट स्टेबल हो जाएगा, फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन उसकी हो जाएगी। अभी सोडियम की लास्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हमें करने हैं तो एक तरीका तो उसका ये है कि हम लोग 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर ऐड करवा दें। लेकिन अगर 7 इलेक्ट्रॉन ऐड हम इसमें करवा देंगे तो सोडियम एटम क्या बन जाएगा, Na7 नेगेटिव। जब भी एटम के ऊपर चार्ज आता है वो अनस्टेबल हो जाता है। अगर इतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज सोडियम पर हो जाएगा तो वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये तरीका फिजिबल नहीं है। बेस्ट तरीका क्या होता है भाई, इसका हम लोग लास्ट का इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दें। मतलब कि यहाँ पर इस शेल में जो इलेक्ट्रॉन था उसको हमने एक्साइट कर दिया और इतना दूर भेज दिया जहां पर इसके न्यूक्लियस का कोई भी इन्फ्लुएंस ना हो। असल में ना हम लोग ऐसे बोलते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइटली दूर भेजना है। इनफाइनाइटली का मतलब ये नहीं है कि हमें उसे चांद पे भेजना है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि सोडियम का जो न्यूक्लियस होता है कुछ नंबर ऑफ सेल्स तक उसका इन्फ्लुएंस होता है। मतलब कि कुछ सेल्स तक ही उसकी अट्रैक्शन फील होगी इलेक्ट्रॉन्स को। उसकी पहुंच से अगर दूर हमने भेज दिया तो मतलब इनफाइनाइटली दूर हो गया। इसी प्रोसेस को बोलते हैं आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन का मतलब क्या हो गया, हमें एटम को आयन के अंदर कन्वर्ट करना है, आयोनाइजेशन उसका करवाना है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग निकाल देंगे तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो जाएगी। देखो, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, अगली सेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो सेल लिखने की हमें जरूरत नहीं है। इसी प्रोसेस को हम लोग केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। देखो, Na gives us Na प्लस एंड इलेक्ट्रॉन। सोडियम एटम के अंदर क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स दोनों बराबर थे, इसलिए ओवरऑल कोई भी चार्ज नहीं था। यहाँ पर क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक एक्स्ट्रा हो गया, प्रोटॉन पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए Na प्लस यहाँ पर बन गया और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है बाहर निकल गया। ये एक प्रोसेस है जिसको बोला जाता है आयोनाइजेशन। अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, ये चीज जरूर से याद रखना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी हमें देनी पड़ती है, हमें उसको एनर्जी देनी पड़ती है। इसका रीजन क्या है, देखो, न्यूक्लियस के जब बहुत ज्यादा पास होता है इलेक्ट्रॉन्स तो उसकी एनर्जी कम होती है। ऑब्वियसली हमें पता है ये जो ऑर्बिटल्स डिफरेंट होते हैं उनकी एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। 1s की एनर्जी सबसे कम होती है, उसके बाद 2s की थोड़ी सी ज्यादा होती है, 2p की उससे ज्यादा होगी, 3s। ऐसे ही हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि पहली सेल की एनर्जी सबसे कम होगी, दूसरी की ज्यादा, तीसरी में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी और ज्यादा, फोर्थ में अगर इलेक्ट्रॉन है उसकी और ज्यादा एनर्जी। और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते हमें न्यूक्लियस से दूर एक ऐसी सेल ढूंढनी है जहां पर न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को फील ही ना कर पाए इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वही इनफाइनाइटली दूर होगी तो उस सेल की एनर्जी तो और भी ज्यादा होगी, है ना। तो इलेक्ट्रॉन को अगर उस सेल तक पहुंचाना है तो उसको एनर्जी हमें देनी ही पड़ेगी। इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना होता है तो हमें हमेशा एनर्जी देनी ही पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर ये प्रोसेस एनर्जी कंज्यूम कर रही है। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं
कि आयोनाइजेशन प्रोसेस जो है, इलेक्ट्रॉन लूज करके आयोनाइज होने की जो प्रोसेस है वो हमेशा एंडोथर्मिक होती है। थर्मोडायनामिक्स शुरू हो गई, वो प्रोसेस हमेशा एंडोथर्मिक होती है। ठीक है, एंडोथर्मिक का मतलब है एनर्जी उसके अंदर एब्जॉर्ब होगी। और एक बात, अगर ये एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो एक बात ध्यान से सोचो, तो जरूर हमारा सोडियम प्लस आयन और ज्यादा स्टेबल बन गया होगा। अगर एनर्जी लोअर डाउन होती है तो स्टेबिलिटी ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाती है। स्टेबिलिटी और एनर्जी ये बिल्कुल इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के होते हैं। तो Na प्लस यहाँ पर कंपेरेटिवली ज्यादा स्टेबल होगा ड्यू टू कंप्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब क्या इसका मतलब ये है कि भाई सोडियम के अगर एटम कहीं पर भी रखे होंगे तो वो सोडियम प्लस की फॉर्म में रहना पसंद करेंगे? जी नहीं, यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट हम लोग नहीं लगा सकते। देखो, नॉर्मल सी बात है, अगर सिंपल एलिमेंट हमारे पास है, कोई उसका आयोनाइजेशन नहीं हो रहा, वहां पर एलिमेंट अपनी न्यूट्रल फॉर्म में ही ज्यादा स्टेबल होता है। सोडियम का अगर आप लोग एक ब्लॉक देखेंगे लैब में तो वो सोडियम की फॉर्म में ही रहता है, वो कभी भी अपने आप आयोनाइज नहीं होता। यहाँ पर ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि सोडियम का ऑटोमेटिकली Na प्लस बन जाएगा क्योंकि Na प्लस ज्यादा स्टेबल है, नहीं। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी जब उसे मिलेगी तभी वो आयोनाइज होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये एक इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें इसको देनी पड़ती है एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए, जितनी एनर्जी हमें उसको देनी पड़ती है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, यहाँ पर कुछ एनर्जी हमने दी जिसको बोलते हैं, अच्छा इलेक्ट्रॉन का सिंबल बन गया, एनर्जी का सिंबल यहाँ पर लिख लो, इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। इसी को हम लोग ऐसे भी डिनोट कर देते हैं, ई आई, आयोनाइजेशन एनर्जी। अभी आयोनाइजेशन एनर्जी की जैसे ही एक और टर्म हमारे पास होती है, देखो मान लो हमारे पास है भाई क्लोरीन का एटम, ये क्लोरीन हो गया। क्लोरीन के केस में कैसे ये आयोनाइजेशन होगा, देखो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, कॉन्फ़िगरेशन है कुछ ऐसे, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर मतलब कि 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर क्लोरीन को स्टेबल हमें बनाना है आयोनाइजेशन करके, मतलब कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल बनानी है, लास्ट की शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं, तो इजियर मेथड क्या रहेगा भाई, इसके अंदर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन डाल दें, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये एब्जॉर्ब कर ले। कॉन्फ़िगरेशन कैसी बन जाएगी, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसी प्रोसेस को अगर हमें केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, क्लोरीन का एक एटम हमारे पास था, उसने एक इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब किया और वो बन गया क्लोराइड आयन, इस तरीके से। अभी यहाँ पर आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि देखो आपको लगेगा कि ये भी तो आयोनाइजेशन एनर्जी ही होगी, यहाँ पर भी तो एटम का आयोनाइजेशन हुआ, ठीक है, आयोनाइजेशन यहाँ पर जरूर हुआ है, एटम से आयन यहाँ पर जरूर बना है, लेकिन क्योंकि ये प्रोसेस काफी डिफरेंट है, सोडियम के केस में इलेक्ट्रॉन बाहर निकला था और आयन बना था, उसको हमने आयोनाइजेशन एनर्जी बोल दिया। क्लोरीन के एटम ने इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब किया है, बना वो भी आयन है, लेकिन अगर इसको भी आयोनाइजेशन एनर्जी बोल देंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी, है ना, इसलिए इसके लिए एक डिफरेंट नेम होता है। क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसलिए यहाँ पर इस एनर्जी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अच्छा, यहाँ पर भी मैं आपकी एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ, इंथैल्पी और एनर्जी इनमें आखिर क्या फर्क है। देखो, बहुत सिंपल सी टर्म होती है ये, मैं पर्सनली बहुत कंफ्यूज रहा था 11th क्लास में इसी चीज में, एनर्जी कहीं पर यूज कर रहे हैं, कहीं पर इंथैल्पी लिख रहे हैं, इनमें आखिर फर्क क्या है। फर्क से भी ज्यादा जरूरी ये जानना है कि इनमें सिमिलैरिटी क्या है। देखो, एनर्जी जो है वो एक तरीके से ये समझ लो फिजिक्स की टर्म है,
एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की होती है, उसकी किसी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड होती है। इंथैल्पी एक स्पेशल टर्म है जो कि मॉलिक्यूल्स के लिए यूज में होती है। मान लो हमारे पास कोई सिस्टम ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल हो सकते हैं। पानी का गिलास रखा है, उसमें पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। तो उनकी एनर्जीज के लिए हम लोग इंथैल्पी का यूज करते हैं, है ना। इंथैल्पी एक मोर केमिस्ट्री की टर्म, और सबसे बड़ा अंतर मैं आपको इनका अभी बताता हूँ। एनर्जी क्योंकि किसी भी पार्टिकल की हो सकती है, इसकी यूनिट मोस्टली होती है जूल्स। मोस्टली नहीं, मतलब यूनिट इसकी हमेशा जूल ही होती है। JOULE, जूल बोल लो, किलो जूल बोल लो, इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं। अब इंथैल्पी का यूज होता है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में हम लोग कभी भी ऐसा नहीं बोलते कि एक पार्टिकल की एनर्जी हम लोग निकाल रहे हैं, नहीं। हम लोग क्या करते हैं भाई, मोल्स की टर्म में बात करते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल बहुत सारे हैं। एक एक मॉलिक्यूल को, या फिर हम लोग ये नहीं बता सकते कि 3 करोड़ मॉलिक्यूल की एनर्जी इतनी है। हम लोग नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में बात करते हैं कि 5 मोल मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इतनी है ना, मोल्स की फॉर्म में बात करते हैं। तो 1 मोल पार्टिकल्स की जो टोटल एनर्जी होती है, उसी को इंथैल्पी कहते हैं। केमिस्ट्री की टर्म में नंबर ऑफ मोल्स की हम लोग जब एनर्जी निकालते हैं, उसी को इंथैल्पी कहते हैं। यही रीजन है कि इंथैल्पी की यूनिट जूल नहीं होती, इंथैल्पी की यूनिट होती है जूल पर मोल। जूल पर मोल, बात बस इतनी है। 1 मोल पार्टिकल्स की एनर्जी को हम लोग जूल पर मोल की टर्म में निकालेंगे और उसको एंथैल्पी बोलते हैं। अभी अगर मैं आयोनाइजेशन एनर्जी को आयोनाइजेशन इंथैल्पी बोलने लग जाऊं तो कंफ्यूज नहीं होना है, सीधी सी बात है। मैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी की बात कर रहा हूं, ठीक है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी को मैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी बोल सकता हूँ। यहां पर भी उसका मतलब यही होगा कि 1 मोल क्लोरीन एटम्स ने 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब किया और 1 मोल क्लोराइड आयंस बना लिए। वहां पर जो टोटल एनर्जी चेंज हुआ होगा उसको बोला जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ठीक है। वहां पर उसको बोला जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। वैसे भी जो केमिकल रिएक्शन होती है वो एक एटम या फिर आयन को रिप्रेजेंट नहीं करती, वो हमेशा 1 मोल को रिप्रेजेंट करती है। ये भी ध्यान रखना, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट नहीं भूलना भाई, बहुत डिटेल में हमने पढ़ा। 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 multiplied by 10 raised to the power 23 पार्टिकल्स। एवोगैड्रो नंबर, है ना। केमिकल रिएक्शन जो होती है हमेशा मोल्स की टर्म में रिप्रेजेंट होती है। यहाँ पर एक एक एटम को अगर आप लोग बोल रहे हो कि एक क्लोरीन एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब किया और एक क्लोराइड आयन बना लिया, वहां पर हम लोग अगर ये बोलते हैं कि उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी कितनी होगी, तो वो एक एक्यूरेट टर्म है। इंथैल्पी तभी बोलना है जब 1 मोल की बात हो रही हो। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, वहां पर आपको आयोनाइजेशन इंथैल्पी बोल दे, तो आपको ऑब्वियसली समझ जाना कि यहाँ पर अकेले इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही भाई, यहाँ पर 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, ठीक है। एनर्जी का और इंथैल्पी का कंफ्यूजन निकाल देना, आधे न्यूमेरिकल्स तो आपके वैसे ही ठीक हो जाएंगे। ये थी भाई 2 टाइप की एनर्जी। अच्छा, अभी यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है और आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो है, इनके कुछ साइंस भी होते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी हमने बोल दिया भाई हमेशा देनी ही पड़ती है, इसके साइन को हम लोग बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव मान लेते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी इज पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज नेगेटिव। क्या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हमेशा ही नेगेटिव होगी? तो इसका रीजन है, इसका जवाब है नहीं। ये कभी कभी पॉजिटिव भी हो जाती है। मैं आपको बताता हूँ असल में रीजन क्या है, आगे पढ़ेंगे भाई ये भी, साइंस का भी। सबसे पहले डेफिनेशंस वगैरह रख लेते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की, है ना। डेल्टा आई बोलो, ई आई बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। The energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom in its ground state is called ionization energy। बात वही है भाई, बस इसमें एक दो नई टर्म आ गई है, उनका मतलब मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आखिरी सेल से एक इलेक्ट्रॉन हमें बाहर निकालना है, एनर्जी वहां पर देनी पड़ेगी। आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब क्या है? देखो, अगर हम लोग बात कर रहे हैं भाई सोडियम के एक ब्लॉक की, इस तरीके से एक क्यूबिक सा स्ट्रक्चर हमारे पास है मान लो,
चाकू से हमने ताजा ताजा काटा है सोडियम, तो वहां पर क्या, बहुत सारे एटम वहां पर। जब एटम्स एक साथ होते हैं ना, तो उनके अंदर एक इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन भी होती है। उस अट्रैक्शन की वजह से भी एनर्जी इधर उधर वेस्ट होगी। हम टारगेट नहीं कर पाएंगे कि एक ही एटम को हम लोग एनर्जी दे रहे हैं। इसीलिए हम लोग क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं, क्या सुपोज करते हैं कि वो एटम आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड मतलब बाकी एटम से वो दूर हमने रखा हुआ है, बाकी किसी भी फोर्स का इन्फ्लुएंस उसके ऊपर नहीं है। अगर कोई एटम बाकी के पार्टिकल से बहुत ज्यादा दूर है, तो वो ऑब्वियस सी बात है गैसियस ही होगा। इसका रीजन मैं भी आपको बताता हूँ गैसियस क्यों होगा। देखो, कोई भी मैटर तीन फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। कंपैरिजन अगर हम लोग करें उनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का, तो गैसेस के अंदर वो फोर्सेस सबसे कम होती हैं। गैसेस के पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, बहुत ज्यादा सेपरेटेड होते हैं, बहुत ज्यादा एक दूसरे से आइसोलेटेड होते हैं। इसी वजह से हम लोग क्या बोल रहे हैं भाई, जब एक एटम को हमने मान लिया है कि भाई उसके ऊपर और कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है और कोई अट्रैक्शन वो फील नहीं कर रहा है इधर उधर से, इसीलिए वो एटम आइसोलेटेड गैसियस एटम कहलाता है। गैसियस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि गैसियस के पार्टिकल्स भी एक दूसरे से काफी आइसोलेटेड होते हैं। गैसियस के पार्टिकल्स भी एक दूसरे से बहुत कम इंटरेक्ट करते हैं, यही रीजन है। हाँ जी, तो इसको बोला जाता है भाई आयोनाइजेशन एनर्जी। कैसे होती है, कोई एटम होगा हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर देगा और क्या बना लेगा, एक्स पॉजिटिव, और एक इलेक्ट्रॉन ये जो बाहर निकल गया। आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो है उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, किलो जूल पर मोल। ठीक है, एनर्जी एंड इंथैल्पी आर क्वाइट सिमिलर, इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। एनर्जी एक फिजिक्स की टर्म है, इंथैल्पी एक मोर स्पेसिफाइड टर्म है, वन मोल पार्टिकल्स की एनर्जी के लिए। ठीक है, वहां पर इंथैल्पी का यूज करना होता है। अच्छा जी, एक और इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं। डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड, वी कैन कैलकुलेट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एटसेट्रा आयोनाइजेशन एनर्जीज। कई एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन नहीं निकालते, कई बार दो भी निकाल देते हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी होती है, मान लो यहाँ पर है न्यूक्लियस, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन। इसकी अगर कॉन्फ़िगरेशन हमें स्टेबल बनानी है तो क्या करेंगे भाई, देखो पहले मान लो इसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, ये क्या बना लेगा, मैग्नीशियम पॉजिटिव बना लेगा। इस शेल में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, अगली में 8, अगली में एक इलेक्ट्रॉन अभी भी बच जाएगा क्योंकि अभी एक ही इलेक्ट्रॉन निकाला है। एक सोडियम, एक मैग्नीशियम एटम की हम लोग यहाँ पर बात कर, अभी भी बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, थोड़ा सा और ज्यादा स्टेबल ये हो सकता है अगर फिर से आयोनाइजेशन इसका हो जाए। एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये बन जाएगा मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन। ये कॉन्फ़िगरेशन अभी इसकी बहुत ज्यादा स्टेबल हो गई। अभी यहाँ पर देखो क्या, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम पॉजिटिव बनना एक आयोनाइजेशन प्रोसेस है। आयोनाइजेशन इंथैल्पी यहाँ पर कंज्यूम हुई होगी, यहाँ पर जो एनर्जी लगी होगी उसको बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी 1। मतलब न्यूट्रल एटम से वन पॉजिटिव आयन जब हमने बनाया, वहां पर कितनी एनर्जी देनी पड़ी, उसको बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, पहली बार आयोनाइजेशन हुआ है। उसके बाद देखो, जब एक बार आयोनाइजेशन हो गया, मैग्नीशियम पॉजिटिव आयन हमारे पास बन गया, फिर से एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाला और एक और एक्स्ट्रा चार्ज उसके ऊपर पॉजिटिव आ गया। ऑलरेडी एक पॉजिटिव चार्ज था, अब 2 पॉजिटिव हो गया है, दूसरी बार इलेक्ट्रॉन हमने निकाला है। इस प्रोसेस में भी एनर्जी कंज्यूम हुई होगी, उस एनर्जी को बोला जाता है सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। उस प्रोसेस को बोला जाता है सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात मैं अभी आपको बताता, यही प्रोसेस अगर हम लोग सोडियम के साथ में करवाते, सोडियम के पास कुछ ऐसी कॉन्फ़िगरेशन थी भाई, उसकी पहली आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे कंज्यूम हुई होगी, पहली शेल में दो इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, कुछ इस तरीके से। अब सोडियम प्लस जो है ये काफी ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ गया है। अगर एक बार फिर से हम इसका इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखें,
इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है अभी वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। अगर बहुत ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो वो और ज़्यादा मुश्किल होता है। यहाँ पर जो सेकंड आयोनाइज़ेशन एनर्जी होगी वो बहुत ज़्यादा हाई होगी। बहुत ज़्यादा ही एनर्जी हमें देनी पड़ेगी अगर सोडियम का 8वां इलेक्ट्रॉन अभी हमें निकालना है तो इस शेल में से। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में ऑलरेडी है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी 2 ऑफ सोडियम विल बी वेरी हाई देन आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। पहली आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होगी, बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा सोडियम का, लेकिन दूसरा बहुत मुश्किल से निकलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, देखो मैग्नीशियम से जब मैग्नीशियम पॉजिटिव बना है तब भी कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं हुई। तब भी कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं हुई है। रीज़न क्या है? देखो, मैग्नीशियम में जब पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो वो कौन-सी सेल में थे? देखो, ये हो गया। देखो मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ, आई होप आप लोग भूले नहीं होंगे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। 3s के अंदर ये दोनों इलेक्ट्रॉन थे, इसके लास्ट वाले कुछ इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन इसकी थी। 3s ऑर्बिटल फुली फिल्ड था। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो गई? 3s ऑर्बिटल सिंगली फील्ड यहाँ पर बच गया। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो गई भाई? 3s के अंदर इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहा, यहाँ पर सिंपली 2p फुली फील्ड बच गया। यहाँ पर मैग्नीशियम पॉजिटिव से भी ज्यादा स्टेबल स्पीशीज बन रही है सेकंड स्टेप में। इसलिए क्या रीजन है भाई? मैग्नीशियम से मैग्नीशियम प्लस अगर बनाना है तो कंपेरेटिवली ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, और मैग्नीशियम प्लस से मैग्नीशियम 2 प्लस अगर हमें बनाना है तो कंपेरेटिवली और कम एनर्जी यहाँ पर देनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर वो केस ऐसा नहीं है। रीजन क्या है भाई? किस तरीके से हम लोग स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, बस हमें यही ध्यान देना होता है। लास्ट की सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, बस यही ध्यान देना होता है। अगर मान लो किसी एलिमेंट की सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है लास्ट सेल में, तो उसकी पहली आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होगी। उसके बाद की आयोनाइजेशन एनर्जी में एकदम से सडन बूम हमें देखने को मिलेगा, एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसे सोडियम की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मैग्नीशियम के केस में अगर बात करें, देखो पहली आयोनाइजेशन एनर्जी कुछ ना कुछ होगी सिग्निफिकेंट, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी भी होगी लेकिन उतनी ज्यादा नहीं होगी। इससे तो डेफिनेटली थोड़ी सी ही ज्यादा होगी लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगी। यहाँ पर एकदम से जो जंप देखने को मिलेगा मैग्नीशियम के केस में, वो देखने को मिलेगा भाई थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी में, क्योंकि सेकंड आयोनाइजेशन के बाद ये बहुत ही स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ गया है। तो मैग्नीशियम की थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा। आप लोग समझ ही सकते हो भाई, ये जो एकदम से इंक्रीज होने वाला काम है ये क्यों हो रहा है? ये सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हो रहा है। ठीक है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑलवेज इंक्रीज विद एवरी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, यहाँ पर ऐसे मत कंफ्यूज होना कि मैग्नीशियम प्लस से मैग्नीशियम 2 प्लस तो और भी ज्यादा स्टेबल हो गया, तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कम क्यों नहीं हुई? देखो, अगर हम लोग इसको कंपेयर करें यहाँ इस स्टेज को, जहां पर मैग्नीशियम के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर ऑलरेडी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है, टोटल पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस पे है वो बढ़ चुका है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इसको अट्रैक्ट करने पड़ रहे हैं वो पहले से कम हो गए हैं, पहले से एक कम हो गया है। तो मतलब इस इलेक्ट्रॉन के बीच में और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले से ज्यादा हुआ है। इसी वजह से यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन को अगर हमें बाहर निकालना है तो पहले से तो ज्यादा ही एनर्जी देनी पड़ेगी। बस यहाँ पर जो इंक्रीज आएगा, फर्स्ट से सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी में जो इंक्रीज आएगा वो सिग्निफिकेंट होगा। सेकंड से थर्ड में अगर जाएंगे तो वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा, वो बहुत ही ज्यादा वैल्यू उसकी होगी। सिमिलरली सोडियम, पहली आयोनाइजेशन एनर्जी कुछ ना कुछ होगी लेकिन सेकंड जो होगी वो बहुत ही ज्यादा होगी, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा उतनी एनर्जी देना। ठीक है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा बढ़ती रहती है, जैसे जैसे हम लोग एक एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। पहली सबसे कम होगी, दूसरी उससे ज्यादा होगी, तीसरी उससे ज्यादा होगी, ऐसे बढ़ती रहेगी। ठीक है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ भाई। मान लो हम लोग ग्राफ ऑब्जर्व करें
डिफरेंट आयोनाइजेशन एनर्जीज का। मान लो कि मैग्नीशियम की हम लोग देख रहे हैं, यहां पर है आयोनाइजेशन प्रोसेस, मतलब कि यहाँ पर मैग्नीशियम था, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना था, मैग्नीशियम पॉजिटिव था, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना था, इसको बल्कि ये बोल लो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज है भाई एनर्जीज की। मैग्नीशियम के केस में पहली आयोनाइजेशन एनर्जी कुछ ना कुछ होगी, दूसरी भी कुछ ना कुछ होगी, इंक्रीज ही करेगी, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर मान लेते हैं। अब दो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद मैग्नीशियम आ जाता है बहुत ही स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में, तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो बहुत ज्यादा होगी। ये प्लॉट बहुत ज्यादा एनर्जी यहाँ पर दे देगा। ये मतलब है एकदम से सडन बूम आने का, बहुत ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी जो है बढ़ जाने का, ये रीजन है भाई। ऐसे ही किसी भी एलिमेंट के लिए हम लोग बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम के लिए ट्राई करते हैं। एल्यूमिनियम में बस एक तरीके से ये समझ लो बोरोन फैमिली का एलिमेंट है, और लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लास्ट शेल में एक तरीके से ये समझ लो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एल्यूमिनियम प्लस यहाँ पर बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन 2 बच जाएंगे। एक और इलेक्ट्रॉन निकलेगा, देखो यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ, तो एल्यूमिनियम 2 प्लस बन जाएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा। उसके बाद एक और इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया, एल्यूमिनियम 3 प्लस बन गया। अब इस सेल में इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं। अब अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है तो अंदर की सेल में से निकलेगा जिसके अंदर ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट जो है यहाँ पर पूरे। ठीक है, ये पहली आयोनाइजेशन एनर्जी, ये दूसरी, ये तीसरी, और ये होगी भाई फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसके बाद ये एल्यूमिनियम 4 पॉजिटिव बना लेगा। इसके ग्राफ को भी हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। देखो इसका ग्राफ कैसा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी का। पहली आयोनाइजेशन एनर्जी कुछ ना कुछ होगी, दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, तीसरी आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होगी। यहाँ तक एल्यूमिनियम ने एल्यूमिनियम प्लस बना लिया, यहाँ पर एल्यूमिनियम ने एल्यूमिनियम 2 प्लस बना लिया, यहाँ पर एल्यूमिनियम ने एल्यूमिनियम 3 प्लस बना लिया। एल्यूमिनियम 3 प्लस में कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है? ऐसी होती है 2 8 0, मतलब लास्ट शेल में एक तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन इसके हो चुके हैं। यहां से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो बहुत ज्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। एल्यूमिनियम 4 प्लस बनाने के लिए जो एनर्जी हमें देनी होगी वो बहुत हाई होगी, बहुत एक्सट्रीमली हाई होगी, एकदम से बहुत ज्यादा प्लॉट में चेंज आ जाएगा। ये मतलब होता है भाई सब कुछ हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ही वेरी कर रहा है। ऐसे ही किसी भी इलेक्ट्रॉन की हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज हम लोग पढ़ते हैं भाई, ईज ऑफ रिमूविंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को निकालना, लास्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना किन बातों पे डिपेंड करता है ना? तो कितनी एनर्जी उसको चाहिए होगी, ये किस बात पे डिपेंड कर रहा है? पहली होती है भाई अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या है? न्यूक्लियस एक फोर्स से इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही मुश्किल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं भाई ease of removing electrons is inversely proportional to force of attraction। इनके बीच में, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स अगर ज्यादा लग रही है, अट्रैक्शन अगर ज्यादा है, तो वहां पर आसानी से नहीं निकल पाएंगे इलेक्ट्रॉन, बहुत मुश्किल हो जाएगा। सेकंड होती है रिपल्सन अमंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वेरियस सब शेल्स। इलेक्ट्रॉन्स के बीच में आपस में भी रिपल्सन होता है। क्या मतलब है इसका? देखो मान लो कि हम लोग थर्ड सेल की बात कर रहे हैं, थर्ड सेल ऑलमोस्ट यहाँ पर होती है, ये थर्ड सेल होगी। थर्ड सेल के अंदर कितनी सब सेल होंगी? 3 होंगी, एस पी डी ये उनको बोला जाता है। यहाँ पर मान लो कि हो गई
3s, यहाँ पर हो गई 3p, यहाँ पर हो गई 3d। ये 3 सब शेल हमारे पास हो गई। तो 3s में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में होंगे 6 इलेक्ट्रॉन, और 3d में होंगे कितने भी हो सकते हैं, है ना, मैक्सिमम 10 हो सकते हैं, बस इतना ध्यान में रखो। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में आपस में क्या होती है भाई, रिपल्सन भी होती है। हमने ये पढ़ा है कि 3s और 3p का साइज होता है स्मॉल, और वो न्यूक्लियस के पास होती है, न्यूक्लियस की तरफ, इसलिए वो ज्यादा अट्रैक्टेड भी होती हैं। 3d का साइज हो जाता है बहुत ही बड़ा, इस वजह से क्या होता है भाई, 3d थोड़ी सी दूर होती है। 3d न्यूक्लियस से ऑब्वियसली दूर है। एक और रीजन क्या है जो इनको और ज्यादा दूर धकेल देता है, वो है 3s एंड 3p का शील्डिंग इफेक्ट। वो क्या होता है भाई, देखो ये इलेक्ट्रॉन्स करते हैं रिपेल, है ना, इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होती है रिपल्सन, इस रिपल्सन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं बहुत ही दूर। तो 3s और 3p बेसिकली शील्डिंग इफेक्ट दिखा रहे हैं, न्यूक्लियस को एक तरीके से शील्ड कर रहे हैं, ताकि 3d के इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील ना कर पाए। ये जो प्रोसेस हो रही है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्सन हो रहा है, क्या इससे ईज ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूवल पे फर्क पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन कैसे निकल सकते हैं उस पर फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। इस शील्डिंग की वजह से क्या होता है, 3d के इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलना कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपेल कर रहे हैं, उसकी वजह से बाहर के इलेक्ट्रॉन और ज्यादा आसानी से निकलेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वही हमें निकालने हैं। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही कोई अंदर की तरफ से भी बाहर धकेल रहा है, जैसे कि इन इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्सन उनको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, तो ऑब्वियसली ईज ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूवल भी बढ़ेगी। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन होगा, उतना ही ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। ठीक है, कहां पर आयोनाइजेशन आसान होगा, ये आप लोग समझ गए। अभी वेरिएशन स्टडी करते हैं, वेरिएशन ग्राफ्स। देखो, अगर हम लोग बात करें भाई पीरियोडिक टेबल में अलोंग ए पीरियड लेफ्ट से राइट, यहाँ पर हमें दिया हुआ है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ये हमारे पास कौन सा पीरियड है भाई, सेकंड है। ओवरऑल हम लोग एक बात बोल सकते हैं कि भाई जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ना, वो इंक्रीज यहाँ पर हो रही है, इस तरीके से इस ऑर्डर में इंक्रीज हो रही है। लेकिन ये जो ऑर्डर है ना, ये रेगुलर नहीं है। कभी कभी बेरिलियम से जैसे बोरोन पे गए, ये थोड़ी सी कम हो गई, बोरोन से कार्बन और नाइट्रोजन पे गए तो ये बढ़ती रही, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन पे आए तो ये थोड़ी सी डिक्रीज हो गई, है ना, मतलब उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई। इसका क्या रीजन, देखो इसका रीजन होता है भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कहीं पर हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन बन रही होगी, इस वजह से थोड़ा सा, है ना, हाफ फील्ड और फुली फील्ड दोनों ही स्टेबल होती हैं कॉन्फ़िगरेशन, तो इस वजह से एक रेगुलर इंक्रीज नहीं आता है। मेन बात यही है कि भाई ये इंक्रीज होती रहती है, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता रहता है, एक तरीके से हम लोग ये बोल सकते हैं। रीजन क्या है भाई, रीजन सिंपल सा यही है। मान लो लिथियम है, लिथियम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, इसका डुप्लेट बड़े आसानी से कंप्लीट हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही। मतलब लिथियम के एटम को बहुत कम एनर्जी देनी पड़ेगी उसका आयोनाइजेशन करवाने के लिए। बेरिलियम के अंदर से हमें निकालने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा देनी होगी। बोरोन के अंदर से हमें निकालने हैं कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी एनर्जी हमें ज्यादा देनी पड़ेगी। बेरिलियम से कम क्यों होगी, देखो इसका सीधा सा रीजन ये है, बोरोन की ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह की होती है, क्योंकि पी ब्लॉक का एलिमेंट है। यहाँ पर ये हो गई बोरोन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, है ना, 2s2 2p1। यहाँ पर देखो 2p सब सेल के अंदर अगर हम लोग देखें तो वही बस एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। अगर हम लोग बेरिलियम की भी कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो वो कैसी होगी, देखो वो कुछ ऐसी होगी, कंपेयर करना आप लोग खुद समझ जाओगे।
बेरिलियम की लास्ट शेल होती है सेकंड, और लास्ट सब शेल कौन सी हो जाएगी? 2s। बेरिलियम के अंदर से अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालें तो क्या होगा भाई? 2s से 2s में पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब एक ही बचेगा, अब एक ही बचेगा। फुल्ली फील्ड से हाफ फील्ड हो जाएगी कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है थोड़ी सी ज्यादा होगी। यहां पर बोरोन को देखो, लास्ट सब शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ना तो ये फुल्ली फील्ड है ना ये हाफ फील्ड है, देखो है ना ये फुली फील्ड है 2p, ना ही हाफ फील्ड है। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल दें तो लास्ट सब शेल कौन सी बन जाएगी? 2s, ये बन जाएगी, और ये फुली फील्ड है। यही रीजन है कि बोरोन के अंदर से यहां पर सिर्फ पहला इलेक्ट्रॉन निकालने की बात हो रही है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की नहीं। पहला इलेक्ट्रॉन निकालना बोरोन में से आसान है, बोरोन के अंदर से पहला इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। क्यों? क्योंकि ना तो ये हाफ फील्ड है ना ये फुली फील्ड है। बेरिलियम के अंदर से पहला इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, क्योंकि 2s फिर भी फुली फील्ड है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ही ये थोड़ी सी वेरिएशन रेगुलर नहीं रह पाती, यही रीजन है। बेरिलियम क्योंकि फुली फील्ड था, 2s में 2 ही इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए यहां से पहला इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल था। यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा लग रही थी, लेकिन बोरोन का पहला इलेक्ट्रॉन निकालना कंपैरेटिवली थोड़ा सा आसान हो गया। रीजन क्या है भाई? 2p में एक ही इलेक्ट्रॉन था, अगर ये निकल जाए तो लास्ट शेल फुली फील्ड बच जाएगी, 2s जो है फुली फील्ड है ना। यही रीजन है कि ये रेगुलरली ऐसे इंक्रीज नहीं कर रही, लिथियम से बेरिलियम पर इंक्रीज करी, फिर बोरोन पे थोड़ी सी डाउन आ गई। उसके बाद कार्बन में क्या होगा? कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन में यहीं पर लिख देता हूँ, कार्बन के अंदर एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। कार्बन के बाद नाइट्रोजन में क्या होगा? एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, मतलब कि नाइट्रोजन के अंदर से भी लास्ट का इलेक्ट्रॉन निकालना काफी मुश्किल होगा। यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन बन गई है भाई नाइट्रोजन की, ये कॉन्फ़िगरेशन बन गई है नाइट्रोजन की। अभी मैं ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ, ऑक्सीजन के अंदर क्या हो? 2s में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में होंगे 4 इलेक्ट्रॉन, 2p में होंगे 4 इलेक्ट्रॉन। लास्ट का इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है, मतलब अगर हमें नाइट्रोजन की बात करें तो लास्ट का इलेक्ट्रॉन है ये वाला, और 2p की अगर बात करें तो लास्ट का इलेक्ट्रॉन है भाई इनमें से एक, ये वाला हो गया। मान स्केच कुछ ज्यादा ही बड़ा है, एक सेकंड रुको, ये वाला हो गया। अभी आप लोग सोच के बताओ कि लास्ट इलेक्ट्रॉन हमें बाहर निकालना है, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन से निकालना आसान हो? ऑक्सीजन से आसान होगा, क्योंकि देखो नाइट्रोजन की जो लास्ट सब शेल है 2p, वो ऑलरेडी हाफ फील्ड है, उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों में है, हाफ फील्ड है मतलब कंपेरेटिवली स्टेबल है। लेकिन ऑक्सीजन की जो लास्ट सब शेल है 2p, ना तो वो हाफ फील्ड है ना ही वो फुल्ली फील्ड है। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाए तब वो हाफ फील्ड हो जाएगी, तब वो हाफ फील्ड हो जाएगी। इसीलिए क्योंकि ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, तो ऑक्सीजन का पहला इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। यही रीजन है कि बोरोन कार्बन नाइट्रोजन के बाद बढ़ती बढ़ती आयोनाइजेशन एनर्जी थोड़ी सी डाउन हो जाती है। रीजन क्या है भाई? हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इसी वजह से ये जो इंक्रीज है ये रेगुलर नहीं रहता। कई बार है ना लिथियम से बेरिलियम तक बढ़ा, फिर बोरोन पे थोड़ा सा कम हो गया, बोरोन कार्बन नाइट्रोजन तक बढ़ा, फिर ऑक्सीजन पे थोड़ा सा लो हो गया, ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन तक बढ़ा, और बस फिर तो पीरियोडिक टेबल ही खत्म हो गई है ना। नियोन ही आखिरी ग्रुप का एलिमेंट है। तो लेफ्ट से राइट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है बढ़ रही है। अच्छा, इसका क्या रीजन है, बढ़ क्यों रही है? देखो इसका रीजन सीधा सा है भाई, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। लेफ्ट से राइट हमने देखा था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था, न्यूक्लियस का जो इन्फ्लुएंस है लास्ट इलेक्ट्रॉन्स पर वो बढ़ रहा था। अगर न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है, जो अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन से वो बढ़ता जा रहा है, तो ऑब्वियसली मोलिक्यूल स्टेबल होता जा रहा है और लास्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता जा रहा है। अलोंग ए ग्रुप कैसे वेरिएशन होंगे? अलोंग ए ग्रुप सीधी सी बात है भाई, मान लो यहाँ पर इन्होंने 1s का ही चार्ट दे रखा है। पहले ग्रुप को ऐसे याद रखते थे है ना, हेलिना की रब से फरियाद। हाइड्रोजन के अंदर क्या है? एक प्रोटॉन है,
एक इलेक्ट्रॉन है। लिथियम के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है। पोटेशियम के अंदर क्या है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 ही इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, यहाँ पर 18 में कंफ्यूज नहीं होना, डी ब्लॉक भी आ जाता है बीच में, इसी वजह से इसकी कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी बढ़ जाती है। 3D के अंदर ही बेसिकली ये समझ लो 18 इलेक्ट्रॉन है। 3D के अंदर नहीं, मतलब थर्ड सेल के अंदर टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद 4s के अंदर फिर से 1 इलेक्ट्रॉन, लास्ट में 1 ही रहेगा, यही हमें जानना है यहाँ पर। सिमिलरली रूबिडियम के अंदर भी बीच में बहुत सारी भरी हुई सेल होंगी, 5s में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। सीजियम के अंदर भी 6 सब सेल पूरी 6 सेल पूरी भरी होंगी, सातवीं में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, लास्ट में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जो चीज चेंज कर रही है ना, वो ध्यान से समझो, न्यूक्लियस से आखिरी इलेक्ट्रॉन दूर होता जा रहा है, डिस्टेंस ज्यादा होती जा रही है। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की, न्यूक्लियस की और इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ती रहेगी तो फोर्स कमजोर होता रहेगा। चार्जेस जब पास पास होते हैं तो स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होते हैं, और जब दूर दूर हो जाते हैं तो अट्रैक्शन कम हो जाती है। इसी रीजन से क्या है भाई, लास्ट का इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही आसान होगा जितना कि वो दूर होगा न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस से ऑलरेडी दूर है वो, उसके अंदर ऑलरेडी अट्रैक्शन कम है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होता है। यही रीजन है कि नीचे की तरफ जब हम लोग आते हैं अलोंग ए ग्रुप अप टू डाउन, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती रहती है। पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती, लिथियम में थोड़ी सी कम देनी पड़ेगी, सोडियम में और कम देनी पड़ेगी। पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन और दूर हो गया न्यूक्लियस से, अट्रैक्शन और कम हो गया तो और कम एनर्जी में ये निकल जाएगा। सीजियम को और भी कम एनर्जी देनी पड़ेगी, आसानी से निकल जाता है। सीजियम का इलेक्ट्रॉन तो धूप में भी निकल जाता है, इसीलिए सीजियम का यूज होता है हमारी सोलर प्लेट्स के अंदर। ठीक है भाई, तो ये है भाई आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर अलोंग ए ग्रुप। ठीक है, आई होप आपकी समझ में ये आया होगा। आगे क्या लिख रखा है भाई मैंने, The variation of ionization energy highly depend on electronic configuration of elements। ये बात तो बिल्कुल सही है भाई, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पे बहुत ज्यादा डिपेंड कर रही है। यहाँ पर भी आप लोग यही सवाल मेरे से पूछ सकते हो कि लिथियम सोडियम तक अच्छा खासा हो रहा था डिक्रीज, ये लीनियर क्यों नहीं है लाइन, पोटेशियम में आने के बाद एकदम से डिक्रीज क्यों हो गई, इतनी ज्यादा डिक्रीज क्यों हो गई। इसका रीजन है भाई, देखो बता ही देते हैं, आगे आया है तो ये। हाँ जी, बिल्कुल वहीं पे आके हम खड़े हो गए कि पोटेशियम के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन क्यों लिखा। देखो पोटेशियम के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पर होती है एक डी सबशेल। डी सबशेल पोटेशियम के अंदर कुछ ऐसी सिचुएशन मिलेगी हमको, ध्यान से समझना ये चीज। पोटेशियम की यहाँ पर मैं मान लो कि बना रहा हूं एक मोटी सी थर्ड शेल, ये पूरी इसकी एक थर्ड शेल है। ठीक है, यहाँ पर 3s होगा, यहाँ पर 3p होगा, यहाँ पर 3d होगा, उसके बाद होगा 4s। अभी 4s है ना, ये बस नाम के लिए ही बाहर है, इसकी एनर्जी असल में कम होती है। 3D से एनर्जी कम होती है 4s की। एक तरीके से अगर मैं 4s को यहाँ पर बना दूं ना, ये क्या होगा, हाँ, 4s की एनर्जी क्या होती है, कंपैरेटिवली कम हो जाती है जब हम लोग ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर मेन इफेक्ट आता है शील्डिंग इफेक्ट। देखो 3s और 3p, इनका साइज है छोटा, 3D का साइज है बहुत ही बड़ा, इसके अंदर ऑर्बिटल भी 5 होते हैं, है ना। तो यहाँ पर रिपल्सन होती है भाई, यहाँ पर होती है रिपल्सन, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से 3D पुश अवे हो जाएगी, 3D थोड़ी सी दूर खिसक जाएगी। रीजन क्या है, शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3s एंड 3p। s और p सब सेल का शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, d और f का बहुत ही कम होता है। तो 3D का शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही कम है, 3D का शील्डिंग इफेक्ट जो है कम है। तो 3s और 3p से क्या हुआ भाई, 3D इधर पुश हुई, 3D क्या करेगी, भले ही कम है इफेक्ट लेकिन 4s को भी पुश करेगी।
यही रीजन है कि 4s के इलेक्ट्रॉन्स का निकलना भी और ज्यादा आसान हो जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकलना और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। डी सब शेल जैसे ही आई आयोनाइजेशन एनर्जी इसीलिए बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पर भी पोटेशियम के अंदर देखो ऐसा ही हुआ। यहाँ पर क्योंकि डी सब शेल का रोल आ गया, डी सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, सोडियम और लिथियम के अंदर कोई डी सब शेल नहीं होती। ठीक है, पोटेशियम के अंदर डी सब शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोडियम के अंदर भी डी सब शेल होती है लेकिन वो खाली होती है, इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर नहीं होते। पोटेशियम के अंदर डी सब शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन है। डी सब शेल रिपल्शन फील करेगी, दूर हो जाएगी। 3d फिर 4s को रिपेल करेगी, वो और ज्यादा दूर हो जाएगी। यही रीजन है कि 4s का इलेक्ट्रॉन निकालना पोटेशियम के केस में एक्सट्रीमली इजी हो जाएगा, बहुत कम एनर्जी देने पे निकल जाएगा। डी सब सेल के आने की वजह से ही पोटेशियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो इतनी ज्यादा डिक्रीज हो गई। अदरवाइज हम लोग ऐसा भी बोल सकते थे कि सर ये लीनियर सा डिक्रीज क्यों नहीं है, पोटेशियम पे एकदम से इतनी क्यों कम क्यों, है ना, पोटेशियम की भी ऑलमोस्ट यहाँ तक रहे। लेकिन रीजन क्या है भाई, डी सब सेल ही इसका रीजन है। रीजन क्या है इसका, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट में 3 चैप्टर में आपको 5-6 बार करवा चुका हूँ, है ना, ध्यान में रखना, उसको बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कर लेते हैं भाई कुछ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हेवीली इफेक्ट ऑल द आयोनाइजेशन एनर्जी, ये क्वेश्चन नहीं है, ये मैं एक्चुअली आपको पहले ही करवा चुका हूँ, है ना। इंट्रोडक्टरी स्लाइड के अंदर ही मैंने ये चीज आपको बता दी। सोडियम के अंदर से बेसिकली पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, काफी आसानी से निकलेगा। मैग्नीशियम के अंदर से पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, निकल जाएगा, दूसरा निकालेंगे वो भी आसानी से निकल जाएगा। मतलब एक अचीवेबल अमाउंट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी उसको देनी पड़ेगी और इलेक्ट्रॉन जो है निकल जाएगा। एल्यूमिनियम के केस में भी यही होगा, पहली आयोनाइजेशन एनर्जी कुछ होगी, दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा होगी, तीसरी थोड़ी सी और ज्यादा होगी, चौथी बहुत ज्यादा हो जाएगी, है ना। रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। यहाँ पर सोडियम की कन्फिग्रेशन 2 8 हो चुकी है, मैग्नीशियम प्लस की कन्फिग्रेशन 2 8 1 है, मैग्नीशियम 2 प्लस की कन्फिग्रेशन 2 8 हो चुकी है। एल्यूमिनियम प्लस की कन्फिग्रेशन क्या है, 2 8 2 है। एल्यूमिनियम 2 प्लस की कन्फिग्रेशन क्या है, 2 8 1 है। एक एक इलेक्ट्रॉन निकालता जा रहा हूँ मैं लास्ट सेल से, बस इतना ही करना है। एल्यूमिनियम 3 प्लस की कन्फिग्रेशन क्या है, 2 8 है। यहाँ पर भी कन्फिग्रेशन स्टेबल हो चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब स्टेबल हो गई, इसी वजह से सोडियम की दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, मैग्नीशियम की तीसरी आयोनाइजेशन एनर्जी हद से ज्यादा होगी और एल्यूमिनियम की तीसरी आयोनाइजेशन एनर्जी हद से ज्यादा होगी। रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो पहली दूसरी तीसरी जितनी भी आयोनाइजेशन एनर्जी है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। हाँ जी, क्वेश्चन आ गया भाई, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, बहुत सिंपल सी है एनसीईआरटी की समस्या। The first ionization enthalpy values of third period elements sodium, magnesium and silicon are respectively this. Justify your answer. Okay. रीजन क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही होगा। सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, इनकी कन्फिग्रेशन हमको दे रखी है। कन्फिग्रेशन लिखो, 2 8 1, 2 8 2, 2 8 4। सिलिकॉन जो है वो कार्बन फैमिली का एलिमेंट है। कैसे गए सनम पंजाब, है ना। हाँ जी, 4 इलेक्ट्रॉन लास्ट में होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर इस तरीके से आप लिखते हो तो भी कोई बात नहीं है, क्लास 10 तक का तरीका है, लेकिन इससे भी काफी क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। लेकिन आपको लंबे वाला तरीका भी याद होना चाहिए। ये तो सिर्फ हम लोग ये बता रहे हैं कि सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। हमने जो मेन तरीका किया है स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले चैप्टर में, वो और ज्यादा कामयाब तरीका है। कई बार हमें सब सेल भी स्टडी करनी पड़ जाती है ना, जैसे पोटेशियम के केस में हमें सब सेल्स भी समझनी पड़ गई, तो वहां पर वो तरीका भी काम में आएगा। यहाँ पर यही तरीके से बात बन जाएगी, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी कौन सी दे रखी है भाई, पहली आयोनाइजेशन एनर्जी दे रखी है। मतलब सोडियम से क्या बनाया गया है, सोडियम प्लस बनाया गया है, कन्फिग्रेशन हो गई तो। मैग्नीशियम से, अच्छा इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है भाई, इस टाइप की देखो, 496 496
किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। मैग्नीशियम की पहली आयोनाइजेशन एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 281। आयोनाइजेशन एनर्जी है 737 किलो जूल पर मोल। सिलिकॉन की पहली आयोनाइजेशन एनर्जी अगर हम लोग देख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है सिलिकॉन प्लस बनेगा। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 283। आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, 786 किलो जूल पर मोल। अभी हमें जस्टिफाई करना है, आखिर ये हुआ कैसे, ये इंक्रीज कैसे आया। देखो सोडियम की एनर्जी इतनी कम थी, मैग्नीशियम की इतनी ज्यादा क्यों हो गई, सिलिकॉन की और ज्यादा क्यों हो गई। रीजन क्या है, रीजन मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये जो मैंने लिखा है साइड में, यही इसका रीजन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द रीजन गाइस। देखो किसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, किसकी अनस्टेबल है। सोडियम में देखो लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, अगर ये निकल जाए तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। इसी वजह से सोडियम का पहला इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। 496 किलो जूल में ही हमारी बात बन जाएगी। 1 मोल सोडियम एटम्स को अगर हमें 1 मोल सोडियम आयंस बनाना है तो सिर्फ ऑलमोस्ट 500 किलो जूल पर मोल एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। मैग्नीशियम को देखो, मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन है भाई, अच्छा यहाँ पर लंबे वाली कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये जो लास्ट में दो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ये 3s में होंगे। 3s2, 3s सबसेल फुल्ली फील्ड है, यहाँ पर लास्ट का इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बहुत ज्यादा स्टेबल स्पीसीज नहीं बनेगी, 3s1 बन जाएगी। 3s1 मतलब कि हाफ फील्ड सबसेल यहाँ पर बनेगी। फुली फील्ड से हाफ फील्ड में जा रहे हैं, अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। यही रीजन है कि इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ी। सिलिकॉन को देखो भाई, सिलिकॉन में क्या हुआ, क्योंकि थर्ड पीरियड है तो यहाँ पर ये चार इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, 3s2 3p2, ये कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास होने वाली है सिलिकॉन की। कैसे इलेक्ट्रॉन है देखो, 3s फुली फील्ड है, 3p में दो इलेक्ट्रॉन है, तो 3p जो है वो ना तो फुली फील्ड है ना ही हाफ फील्ड है ना। यहाँ पर अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा सिलिकॉन प्लस बनाने के लिए तो क्या हो जाएगा भाई, 3p में एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा। कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी हो जाएगी, 3s2 3p1। यहाँ पर भी बहुत ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं बनी है, इसलिए सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन निकालना भी बहुत ही मुश्किल होता है और यहाँ पर और ज्यादा एनर्जी जो है देनी पड़ती है। तो किसको कम एनर्जी देनी पड़ेगी, किसको किससे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर ही डिपेंड कर रहा है और किसी चीज पर नहीं। ठीक है, ये था भाई आयोनाइजेशन एनर्जी। वैसे अगर आप लोग इसका ये रीजन देते हो कि सर पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है इसीलिए इनकी भी बढ़ रही है, तो रीजन सही है, लेकिन एग्जैक्ट रीजन हमें बताना होता है जो कि है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, हाँ जी, एमसीक्यू क्वेश्चन, जेई नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। विच हैज द लार्जेस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सबसे ज्यादा पहली आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम। डाउन द ग्रुप, हेलिना की रब से फरियाद। डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, क्या करती है, डिक्रीज। जो जितना ऊपर होगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। तो इन चारों में से सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, लिथियम की होगी। लिथियम इज द करेक्ट आंसर। हम लोग ऑर्डर भी लिख सकते हैं, ऑर्डर भी पूछा जा सकता है हमसे। लिथियम की ज्यादा होगी, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम। रुबिडियम की सबसे कम होगी। इस तरीके से हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन ए पैरामैग्नेटिक डायाटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 16 इज। अरे भाई ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन है। कोई पैरामैग्नेटिक
मोलिक्यूल है जो कि डाई एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक नंबर जो है वो है 16। 16 एटॉमिक नंबर किसका होता है भाई? देखो, अगर 16 एटॉमिक नंबर है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? सबसे पहले तो यही लिख लो, 2 8 6, यही होगी कॉन्फ़िगरेशन। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, अच्छा ये कॉन्फ़िगरेशन होती किसकी है भाई? ये देखते हैं। सबसे पहले तो 6 इलेक्ट्रॉन हैं लास्ट शेल में, तो ये कौन सी फैमिली हमारे पास हुई? ऑक्सीजन फैमिली। ओल्ड स्टाइल से हो। ऑक्सीजन दूसरे पीरियड का एलिमेंट है, सल्फर तीसरे पीरियड का, तो ये कॉन्फ़िगरेशन किसकी है? सल्फर की ही है। और क्योंकि यहाँ पर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बोला गया है, तो मतलब कौन सी गैस की बात हो रही है? H2 की बात हो रही है। अभी हमें क्या करना है भाई? हमें बताने हैं यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर निकालने हैं तो हमें कॉन्फ़िगरेशन ही निकलनी पड़ेगी भैया। देखो, पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल। एन की वैल्यू अगर 3 है तो कौन सी सब शेल वहां पर होंगी? 3s होगी, 3p होगी, 3d भी हो सकती है। 3s में एक ही ऑर्बिटल होता है, 3p में 2 ऑर्बिटल होते हैं, 3d में 5 ऑर्बिटल होते हैं। भरो जी इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं थर्ड में? हमें 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो यहाँ आ गए। कितने बचे भाई? 4 इलेक्ट्रॉन बचे। पहले सिंगली पेयर करो, उसके बाद पेयरिंग शुरू करो। ठीक है, हंट्स रूल और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये भूलने नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखी जाती है। अभी देखो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए भाई थर्ड सेल में? देखो 3s के दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में पेयर्ड हैं। 3p के अंदर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 जिनमें पेयर्ड है और 2 अनपेयर्ड है। ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन, इनकी पेयरिंग नहीं हुई है, तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हो गए? 2। यही हमें निकालना था कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आखिर कितने होंगे। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन या फिर दिक्कत अगर इन क्वेश्चंस में किसी को हो सकती है तो वो होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जा रही है? देखो, चैप्टर नंबर 2 का जो एक पूरा मॉडल था ना, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, वहीं से आया है ये सब। ठीक है, आगे एक और छोटा सा टॉपिक है भाई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसको एक काम करते हैं, इसको अगले टॉपिक में पढ़ेंगे क्योंकि हमारा 1 घंटा होने ही वाला है। हाँ जी, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार।